अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैरियत होंगे। दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ थर्मो केमिस्ट्री के मुतालिक, बिकॉज उसमें मैंने दो चीज़ें पैरेलल डिस्कस की थी। एक मैंने साथ साथ बात की थी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इनके साथ इन्हीं जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे या एमसीक्यूज थे वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मैं साथ साथ थियरी पढ़ा रहा हूँ तो इस थियरी को भी अंडरस्टैंड किया करें, बिकॉज जब तक आपको बेस क्लियर ना हो तो उस वक्त न्यूमेरिकल पे आप तुक्का लगाएंगे। और एक बात और भी सुन लें कि अगर आपको आइडिया क्लियर है तो एमसीक्यूज आपको खुद कहेगा कि क्लिक मी, आई एम हियर, और ये तब आप क्लिक कर सकेंगे विद कॉन्फिडेंट कि आप को आइडिया क्लियर हो। तो लिहाजा अपना यानी एतमाद बढ़ाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो आज मैं कुछ शॉर्ट डिस्कशन पहले करूँगा 10 मिनट के लिए, और इसमें से मैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है उसको डिस्कस करूँगा। फिर मैं एमसीक्यूज़ लिखूँगा और इस पर कंटिन्यूसली फिर एमसीक्यूज़ करूँगा। इस लेक्चर में भी एमसीक्यूज़ होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एमसीक्यूज़ पे ही बात करूँगा। लिहाजा चीज़ों को प्रॉपरली पैक कर लें और इस पर अप्लाई करने की कोशिश कर लें। एंथैल्पी इज़ टोटल हीट कंटेंट्स। लिहाजा अगर आपको एमसीक्यूज़ दिया जाए कि एंथैल्पी क्या है, टोटल हीट कंटेंट्स, इसका जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, मैं दोबारा कहता हूँ कि मेरे साथ अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पर डिटेल बात कर लूँ। अलबत्ता जब इसमें क्लास वाइज डिस्कशंस कर लूँगा तो फिर आप इसको देख सकेंगे जब मैं इस पर एक एक लेक्चर देते चला जाऊँगा। लिहाजा एंथैल्पी को मैं सिंपली लिखता हूँ कि H इज इक्वल टू E प्लस PV, और हम इसको नाम देते हैं टोटल हीट कंटेंट्स। अगर आपको एमसीक्यूज़ दिया जाए कि व्हाट इज टोटल हीट कंटेंट्स, तो H इज हीट कंटेंट्स। और याद रखें कि चूँकि लेबॉर्ट्री में हम मेजॉरिटी रिएक्शंस कर लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम एंथैल्पी को मेजर करते हैं। लिहाजा एंथैल्पी में जब मैं चेंज मालूम करूंगा तो आई विल कीप प्रेशर कांस्टेंट। चेंज इन एंथैल्पी के लिए मैं सिंपल लिखता हूं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब मेरे साथ ये जो इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, अब अगर मैं ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस तस्वर कर लूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस से मेरा मुराद ये है कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर इनके दरमियान बहुत कम डिफरेंस रखूँ, रिवर्सिबल फिनोमेना हो, तो आप लोगों के साथ मैं इस इक्वेशन को मज़ीद भी आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन मज़ीद आगे ले जाने से यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स को मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके साथ एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर हो, मसलन सॉलिड है या आपके साथ लिक्विड है, तो वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है। तो देयरफॉर यानी फॉर लिक्विड एंड फॉर सॉलिड, लिहाजा फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स, तो लिक्विड और सॉलिड्स के लिए डेल्टा V ये आपके साथ बराबर आएंगे 0। अगर ये 0 के बराबर आएंगे तो आपके साथ डेल्टा H ये बराबर होगा डेल्टा E के। लिहाजा अगर आपकी एमसीक्यूज़ दिया जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर होंगे, तो ये बात याद रखें कि वहाँ पे डेल्टा V ये आपके साथ 0 होना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई गैसियस रिएक्शन भी हो रहा है तो उसको भी आप एक इक्वेशन के ज़रिए रिलेट कर सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। लेकिन ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे फॉर गैसियस स्टेट। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि आपके साथ ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये तमाम के तमाम
मटेरियल मेरे साथ गैसेस के फॉर्म में मौजूद है। तो ये जो डेल्टा एन है ये प्रोडक्ट का मोल्स का यानी मोल्स है, यानी आई से कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो 2 है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इनके कोफिशिएंट ले ले 1 एंड 1, दोनों को जमा कर ले 1 + 1। तो ये आ जाएगा आपके साथ डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस और ये आपके साथ 2 इट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई आर टी, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इट इज इक्वल टू 0। लिहाजा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अलबत्ता अगर आपके साथ गैसियस रिएक्शन हो और इसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना हो, मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के मोल्स बराबर ना हो, तो फिर आपके साथ डेल्टा एन पॉजिटिव भी हो सकता है और फिर डेल्टा एन नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा एन आपस में सेम नहीं होंगे, ये सेम नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कहूं कि दिस इज नाइट्रोजन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन, दिस चेंज इनटू अमोनिया, तो ये आपके साथ गैस, आपके साथ ये गैस और ये आपके साथ गैस। अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बताओ कि यहाँ पे डेल्टा ई और डेल्टा एच आपस में सेम होंगे या डिफरेंट। तो यहाँ पे देख लें आपके साथ ये है 2 और आप यहाँ पे लिख लें डेल्टा एन के लिए 2 - 3 + 1 इट इज इक्वल टू 4, ये बराबर आ जाएंगे -2। इट मीन्स कि मेरे साथ अब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे अब मेरे साथ डेल्टा एच डेल्टा एन के बराबर नहीं है। ये बात कंफर्म है, दे आर नॉट इक्वल। बिकॉज अगर ये इक्वल होता तो फिर डेल्टा एच बराबर आता डेल्टा ई प्लस, लेकिन इस केस में अगर हम इसको देख लें तो ये बनेगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई और यह आ जाएगा आपके साथ -2RT। लिहाजा ये बात क्लियर है कि अगर ये बराबर होता तो फिर डेल्टा ई से आप कोई फैक्टर माइनस ना करते। लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और, हमें तो ये क्लियर है कि डेल्टा एच ये आप लोगों के साथ बराबर है डेल्टा ई और ये बराबर है आपके साथ P डेल्टा V, लेकिन हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q, बल्कि डेल्टा Q इज करेक्ट वर्ड और मैं लिख लेता हूँ -P डेल्टा V, लेकिन मैं कहता हूँ एक्सटर्नल। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि आपके साथ अगर ये P एक्सटर्नल ये बराबर है आपके साथ P, यानी ये है सिस्टम का प्रेशर और ये है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो, मतलब ये कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में फर्क इतना ज़्यादा ना हो, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कहता हूं कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P। तो लिहाजा फिर ये इक्वेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू, इसकी जगह आप ये कीमत पुट कर लें तो ये आ जाएगा आपके साथ Q, और आप चूंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो मैं लिख लेता हूँ QP ताकि मुझे ये बात रिकॉल हो कि मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि प्लस P डेल्टा V, ये मैंने ये लिख लिया और मैंने ये लिख लिया -P डेल्टा V। तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट। तो ये आ जाएगा आपके साथ के डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो अगर आप देख ले एंथैल्पी का चेंज कुछ नहीं है बल्कि ये एक्सचेंज ऑफ हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब आप लोगों के साथ डेल्टा H ये बराबर आप दिया डेल्टा QP के और ये बराबर है आपके साथ डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो लिहाजा ये चीज़ें भी आपके साथ आपस में बराबर है। बिकॉज अगर आप इस इक्वेशन को देख लें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप Q को आप यहाँ पे ले आएँ तो डेल्टा E इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने लिख लिए। अच्छा, अब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक,
तो इसका फैसला भी हम एंथैल्पी से ही कर लेते हैं। आप लोगों के साथ अगर कोई इस किस्म का मैं ग्राफ बनाऊं, ये लेट सपोज ये मेरे साथ है एंथैल्पी जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये है आपके साथ एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ ये हो रिएक्टेंट, ये हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो आपके साथ प्रोडक्ट, और ये हो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो वी हैव एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड वी हैव एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख ले एंथैल्पी ऊपर की तरफ ज्यादा है, इट मीन्स कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ये रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मकसद यह है कि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है जो आपके सामने पड़ा है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एच ऑफ प्रोडक्ट, मैं पी से मुराद लिखता हूँ प्रोडक्ट, बल्कि चल इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट माइनस यहाँ पे पी और ये आपके साथ रिएक्टेंट, ओके, प्रोडक्ट, ओके, और यहाँ पे आपके साथ ये डेल्टा एच और ये आपके साथ रिएक्टेंट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देख ले, अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। तो जब आप ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके साथ डेल्टा एच की वैल्यू प्लस बनेगी। यानी इस केस में आप कह सकते हैं कि एच प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच रिएक्टेंट। अगर ये ज्यादा हो तो इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिहाजा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहें। और अगर मैं इस पे गौर कर लूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके साथ है प्रोडक्ट और यहाँ पे फॉर एग्जांपल है आपके साथ रिएक्टेंट और ये है एंथैल्पी इस डायरेक्शन में। अगर आप देख ले तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है। इट मीन्स जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ गया तो इसकी एंथैल्पी कम हो गई। अगर ये कम हो गई है इट मीन्स इसने कुछ एनर्जी रिलीज की है। तो इस केस में आपके साथ एनर्जी ड्रॉप हो रही है, तो मैं लिख लूंगा कि डेल्टा एच ये बराबर आ जाएगा आपके साथ प्रोडक्ट माइनस आपके साथ रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू ये कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जब आप कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके साथ माइनस बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूं कि दिस इज 2 जूल और ये है आपके साथ लेट्स सपोज 5 जूल, तो 2 से जब आप 5 को माइनस कर लेंगे आपके साथ साइन ये बनेगा नेगेटिव। तो इस केस में ये होगा आप लोगों के साथ रिएक्टेंट आ रहा है प्रोडक्ट में। तो इस केस में अगर आप देख ले एनर्जी इसकी जो है वो आपके साथ कम हो रही है। अगर आपके साथ ये कम हो रही है तो हम इसको नाम देंगे कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो और ये आपके साथ थर्मिक रिएक्शन, ये है आपके साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, पहला केस में रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज्यादा, तो आप लोगों के साथ ये एंडोथर्मिक यहाँ पे ये जब आप कम से ज्यादा को माइनस करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव साइन, वेरी सॉरी, दिस इज नॉट एंडो, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे ये आपके साथ है एंडोथर्मिक, बिकॉज रिएक्टेंट की कम और प्रोडक्ट की ज्यादा। हीट क्लियर है, रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम। अगर इसकी ज्यादा है और इसकी कम इट मीन्स एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। इस डायग्राम को ज़रा फोकस कर लें ताकि आपके लिए मज़ीद आगे इसमें मसला ना हो। अब हम एक पॉइंट और भी आपके लिए क्लियर करना चाहते हैं ताकि वो भी आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो। लेट्स सी, ये मेरे साथ एक रिएक्शन है A और ये मेरे साथ एक रिएक्शन है B, तो इससे बनता है फॉर एग्जांपल C&C और ये आपके साथ D। ये मेरे साथ एक केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूं along with their physical states, फॉर एग्जांपल कि अगर ये गैस है, ये लिक्विड है, जो भी है, और इस दौरान जो अमाउंट, यहाँ पे मैं ये भी साथ साथ मेंशन कर लूं कि ये रिएक्शन
एक्सोथर्मिक है, जब मैं लिखता हूं नेगेटिव, इससे मेरा मुराद होगा एक्सोथर्मिक, या इनके साथ मैं लिख लूं कि इट इज एंडोथर्मिक। मतलब ये है कि मैं रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ना लिखूं, बल्कि इस दौरान जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के लिए साथ साथ लिख लूं। तो इस किस्म के इक्वेशन को हम नाम देते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक बात और भी नोट कर ले कि अगर मैं यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस लिख लूँ और मैं यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर लूँ, तो जो कोफिशिएंट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड करूँगा वो भी मैं यहाँ पर ही मल्टीप्लाइड करूँगा। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो अभी जो MCQs मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अब हम आते हैं टुवर्ड्स MCQs, तो वो MCQs आप लोग देख लें। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो आप लोगों के सामने मैंने एक इक्वेशन लिख लिया है। अब काइंडली इस बात को फोकस कर लें। अगर आप देख लें, मैंने आपके सामने एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करता है और इससे पैदा होता है H2O, और H2O को भी मैंने इसका फिजिकल स्टेट शो किया है गैस। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है बिकॉज इट इज माइनस साइन, तो यह है आपके साथ -483 किलो जूल। अब अगर आप यहाँ पे गौर कर ले तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, यानी मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे साथ ये -483 और मेरे साथ ये किलो जूल तवानाई को रिलीज कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट चेंज कर ले, ये डेटा ये जो आपके साथ -483 किलो जूल है ये तब काम करेगा जब आपके साथ कोफिशिएंट ये हो 1, 1 and 2। अगर ये कोफिशिएंट आप चेंज करेंगे किसी डिजिट से, अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं करने होंगे, बल्कि आप लोगों ने ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, जो एंथैल्पी चेंजेस है, वो भी आप लोगों ने करने होंगे। अब यहाँ पे देख लें, आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो बेसिक क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। देयरफॉर द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब आपके साथ सेम वही रिएक्शन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप लोगों के साथ स्टार्ट में अगर आप देख लें सारी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस नहीं था, नाउ इट्स बैलेंस। अगर आप यहाँ पे देख लें तो इट्स नाउ कंप्लीटली बैलेंस। अब यहाँ पे देख ले, अगर मैं इस को 4 करना चाहूँ तो मैं ये मल्टीप्लाइड करूँगा विथ फैक्टर 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो ये भी आपके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे बन जाएगा 4, इट इज 4H2O। अब यहाँ पे अगर मैंने ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाइड किया है तो मुझे ये भी 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करूँगा तो बात एग्जैक्ट नहीं बनेगी। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ तो मेरे साथ ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये तो एग्जैक्ट वही डेटा है। अगर आप यहाँ पे देख ले तो मेरे साथ ये 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर लूँ तो तकरीबन जब 2 से ये मल्टीप्लाइड कर लूँ तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे कुछ डेटा में जो मुझे दिया गया है इसमें -483, यहाँ पे एक पॉइंट में 6 भी दिया गया है, 0.6 एंड 0.6 जिसको मैंने रिमूव किया है। तो लिहाजा जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लें तो आपके साथ 2 ऑप्शन पॉसिबल है, एक ये और एक ये। अब आपने ये भी देखना होगा कि आपके ओरिजिनल इक्वेशन में ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो ये एक्सो ही रहेगा। लिहाजा फॉर 2 मोल H2O फॉर्मेशन दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। लेकिन अगर आप 4 मोल H2O कर लेंगे तो ये इनके साथ आप 2 को भी मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर किसी बंदे ने इसको 6 के मल्टीप्लाइड किया है तो आप लोगों ने भी इसको 6 से ही मल्टीप्लाइड करना होगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। यहाँ पे इवन के जो फिजिकल स्टेट है इसका भी ख्याल रखा करें।